जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनन की वीडियो नंबर 3 यानी भाग 3। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं। मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 डिम्बाशय या फिर नलिका, तीसरा गर्भाशय और चौथा योनि। ठीक है। मादा जनन तंत्र में मुख्य भाग चार मुख्य भाग होते हैं। ठीक है। अंडाशय, डिम्बाशय नलिका, गर्भाशय और योनि। ठीक है। अब हम पढ़ें पहले अंडाशय उबैरा के। ठीक है। उबैरा यह मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है। अंडाशय मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन तंत्र होता है। यह मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है। प्रत्येक मादा के अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक मादा में अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणुओं तथा मादा लिंग हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणुओं तथा मादा लिंग हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डिम्बाशयी नलिका। ठीक है। डिम्बाशयी नलिकी जिसे कहते हैं फ्लोवोपेन ट्यूब। ठीक है। डिम्बाशयी नलिका यह एक नली नुमा संरचना होती है जिसकी सहायता से अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक लाया जाता है। प्रत्येक मादा में इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। ठीक है। डिम्बाशयों की संख्या प्रत्येक मादा में कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। प्रत्येक डिम्बाशयी नलिका के अग्र सिरे पर अंडाणुओं के संग्रहण के लिए एक कीपनुमा संरचना पाई जाती है जिसे डिम्बाशयी नलिका की कीप कहा जाता है। मादा जनन तंत्र के इसी भाग में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। डिम्बाशयों में की नलिकाएं कहा जाता है। डिम्बाशयों में ही इसी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो डिम्बाशयी नलिका में। इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। यह एक नली नुमा संरचना होती है जिसकी सहायता से अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक लाया जाता है। प्रत्येक मादा में इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। प्रत्येक डिम्बाशयी नलिका के अग्र सिरे पर अंडाणुओं के संग्रहण के लिए एक कीपनुमा संरचना पाई जाती है जिसे डिम्बाशयी नलिका की कीप कहा जाता है। मादा जनन तंत्र के इसी भाग में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए गर्भाशय यूटेरस। ठीक है। यूटेरस गर्भाशय यह एक थैली नुमा संरचना होती है जहाँ पर भ्रूण निर्माण से लेकर संपूर्ण शिशु के
बनने तक की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, भ्रूण निर्माण से संपूर्ण शिशु बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में। देखिए वैगिना मतलब योनि कहते हैं, जैसे वैगिना को योनि, यह मादा जनन तंत्र का वह भाग होता है जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है तथा शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। साथ ही साथ यह शिशु के जन्म के लिए जन्म मार्ग का कार्य करता है। ठीक है, देखिए यह योनि के बारे में, यह मादा जनन तंत्र का वह भाग होता है जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है तथा शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। साथ ही साथ यह शिशु के जन्म के लिए जन्म मार्ग का कार्य करता है। ठीक है, मादा जनन तंत्र के सभी चारों भाग पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे गर्भावधि अवधि। ठीक है, गर्भ अवधि होती ना, गर्भावधि कितनी होती? 9 मंथ की। शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों को मिलकर इसे ही निषेचन कहते हैं। मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को ही निषेचन कहते हैं। ये 72 घंटे में होती है, निषेचन की प्रक्रिया 72 घंटे में हो जाती है। और इन दोनों को मिलकर बनता है युग्मनज। युग्मनज 7 से 10 दिन में बनता है। फिर युग्मनज के बाद बनता है भ्रूण जो बनता है 3 मंथ में, और बेबी बनता है पूरा 7 मंथ में। ठीक है, गर्भावधि, यह है हमारी गर्भावधि में क्या है? गर्भावधि में शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से बनते हैं युग्मनज 7 से 10 दिन में बनते हैं, और भ्रूण बनता है 3 महीने में, और पूरा बेबी बनता है 7 मंथ में। ठीक है, मस्ट्रेशन। ठीक है, मस्ट्रेशन या फिर मासिक धर्म या फिर रोज धर्म या फिर ऋतुस्रावन। मस्ट्रूशन। ठीक है, देखिए मस्ट्रूशन मासिक धर्म, रजोधर्म या फिर ऋतुस्रावन। गर्भाशय की आंतरिक दीवारों का टूटकर रक्तस्रावन के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है। यह प्रक्रिया महिलाओं में प्रत्येक 28 दिन पर दोहराई जाती है, जिसे मासिक चक्र कहा जाता है। ठीक, गर्भाशय की आंतरिक दीवारों का टूटकर रक्तस्रावन के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है। यह प्रक्रिया महिलाओं में प्रत्येक 28 दिन पर दोहराई जाती है, जिसे मासिक चक्र कहा जाता है। देखिए ट्यूबेरिटी। देखिए ट्यूबेरिटी यौवन आरंभ। ठीक है, ट्यूबेरिटी यौवन आरंभ मादा में 10 से 12 ईयर। ठीक है, 10 से 12 ईयर में ट्यूबेरिटी यौन आरंभ मादा में 10 से 12 ईयर की होगी, तब ट्यूबेरिटी होगी। ठीक है, और देखिए रजोदर्शन मासिक धर्म का महिलाओं में पहली बार उत्पन्न होने की प्रक्रिया को रजोदर्शन कहलाती है। ठीक है, मतलब मासिक धर्म की पहली प्रक्रिया होती है, उसे ही रजोदर्शन कहते हैं। मासिक धर्म का महिलाओं में, और मासिक धर्म अभी हमने पढ़ा था, मासिक धर्म का महिलाओं में पहली बार उत्पन्न होने की प्रक्रिया रजोदर्शन कहलाती है। अब देखिए मेनोपॉज रजोनीति वृत्ति। ठीक है, रजोनीति वृत्ति महिलाओं में मासिक धर्म के पूर्ण रूप से रुक जाने की प्रक्रिया को रजोनीति वृत्ति
कहा जाता है। यह लगभग 50 वर्ष की अवस्था में उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब क्या है, रजो दर्शन जो मासिक चक्र का पहला होता है ना, पहला पीरियड आता है, उसे कहते हैं रजो दर्शन। ठीक है, और क्या है, रजोनीति वृत्ति। रजोनीति वृत्ति ये महिलाओं में 50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष की आयु के बाद आता है। ठीक है, देखिए रजोवृत्ति, रजोनिवृत्ति महिलाओं में मासिक धर्म के पूर्ण रूप से रुक जाने की प्रक्रिया को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। यह लगभग 50 वर्ष की अवस्था में उत्पन्न होता है। ठीक है, मासिक चक्र की पूर्ण रूप से रुक जाने की प्रक्रिया को रजोनिवृत्ति कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये लगभग 50 वर्ष में रुकती हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन है। ठीक है, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग, अंडाशय से अंडाणुओं के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या है, अंडाशय से अंडाणुओं के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। यह प्रक्रिया मासिक धर्म के प्रत्येक 14वें दिन उत्पन्न होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया मासिक धर्म के प्रत्येक 14वें दिन, अंडोत्सर्ग प्रत्येक 14वें दिन उत्पन्न होती है। अब देखिए प्लेसेंटा अपरा। प्लेसेंटा के बारे में देखिए, अपरा यह एक नली नुमा संरचना होती है जिसकी सहायता से माँ तथा शिशु के बीच पोषक पदार्थों तथा व्यर्थ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अपरा क्या है, यह एक नली नुमा संरचना होती है जिसकी सहायता से माँ तथा शिशु के बीच पोषक पदार्थों तथा व्यर्थ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे पूछे माँ तथा शिशु के बीच पोषण पदार्थ का व्यर्थ पदार्थों का आदान प्रदान होता है जब बच्चा गर्भाशय में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस नली को कहते हैं अपरा। ठीक है, अब देखिए बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण। बर्थ कंट्रोल क्या है, टेम्परेरी कंट्रोल नंबर 1 पढ़ेंगे। बर्थ कंट्रोल में टेम्परेरी कंट्रोल मतलब आपातकालीन नियंत्रण। क्या है, बैरियर मेथड्स क्या है, ओसी मतलब मुख द्वारा खाई जाने वाली गोलियाँ जी हैं। ठीक है, मतलब जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली बैरियर मेथड मतलब गोलियां हैं जिनसे हम जन्म दर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 की है ओसी, जो मुख द्वारा खाई जाने वाली गोली है, ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव। ठीक है, कैप्टिव। दूसरी है आईयूडी गोली। ठीक है, इंटरनल यूट्रीन कॉन्सेप्टिव है। ठीक है, कॉन्सेप्टिव डिवाइस। ठीक है, क्या इंटरनल यूट्रीन कॉन्सेप्टिव डिवाइस। ठीक है, यूसीआई दवाइयाँ। ठीक है, जो हैं जन्म दर नियंत्रण, ओसी दवाइयाँ और यूसीटी। ठीक है, और देखिए ये क्या है, कॉपी टी मतलब इसको ही कॉपी टीवी कहते हैं। ठीक है, इसको कॉपी टीवी कहते हैं। ठीक है, वेसिकोटोमी होता है पुरुषों में, और ट्यूबेकोटोमी होता है महिलाओं में। ठीक है, ट्यूबेकेटोमी होता है महिलाओं में, और
वैसेक्टोमी होता है पुरुषों में और ट्यूबेक्टोमी होता है महिलाओं में। वैसेक्टोमी होता है पुरुषों में और ट्यूबेक्टोमी होता है महिलाओं में। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, परमानेंट बर्थ कंट्रोल, पूर्ण जन्म नियंत्रण। ठीक है, पूर्ण जन्म तंत्र, परमानेंट बर्थ कंट्रोल, पूर्ण जन्म नियंत्रण। पूर्ण जन्म नियंत्रण क्या है? स्केलेटन सिस्टम, पूर्ण जन्म नियंत्रण पढ़ेंगे हम। स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र, अस्थियों, उपास्थियों और क्या है, शानुबंधन तथा कंडरा से मिलकर बना होता है। मानव कंकाल तंत्र अस्थियों, उपास्थियों, ठीक है, शानुबंधन तथा कंडरा से मिलकर बना होता है। देखिए, किसी व्यक्ति शरीर का 80% वजन उसके कंकाल तंत्र से बना होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति शरीर का 80% वजन उसके कंकाल तंत्र से बना होता है। किसी व्यक्ति शरीर का 80% वजन उसके कंकाल तंत्र से बना होता है। किसी वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या 206, जबकि नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या लगभग 300 होती है। वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या 206 होती है और नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या लगभग 300 होती है। ठीक है, अब देखिए शानुबंधन मतलब लिगमेंट, यह अस्थियों को दूसरी अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना है। ठीक है, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? शानुबंधन लिगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडरा के बारे में। टेंडोन मतलब कंडरा, अस्थियों की मांसपेशियों से जोड़ने की संरचना। ठीक है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने की संरचना को कंडरा कहते हैं। ठीक है, टेंडोन कहते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना को टेंडोन कहते हैं। अस्थियां, बोन्स देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। हड्डियां जैसे अस्थियां कहते हैं उसे बोन्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। यह दृढ़ होती हैं, अस्थियां दृढ़ होती हैं। अब देखिए उपास्थियां, कार्टिलेज उपास्थियां। कार्टिलेज क्या है? यह मुलायम या लचीली होती हैं। कार्टिलेज उपास्थियां कहते हैं ना। उपास्थियां मुलायम या लचीली होती हैं। उपास्थियां मुलायम या लचीली होती हैं। देखिए उपास्थियों के बारे में। उपास्थियों में और क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। उपास्थियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। CA3PO4 का होल ट्वाइस ये उपास्थियों में पाया जाता है। अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। और उपास्थियों में कंड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। और कोई पूछे अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसीन। अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है और उपास्थियों में कंड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। अब देखिए कंकाल तंत्र के कार्य शरीर की संरचना आकृति बनाने में सहायक। ये कंकाल तंत्र का कार्य है शरीर की संरचना आकृति बनाने में सहायक। ठीक है, परिचालन में सहायक, शरीर की सुरक्षा में सहायक, रक्त के नियंत्रण में सहायक, खनिजों के संग्रहण में सहायक। ये हैं कंकाल तंत्र के कार्य। अब देखिए कंकाल तंत्र के प्रकार। ठीक है, एक्सटर्नल
स्केलेटर, ये एक्सटर्नल लिख रखा है, ठीक है, बिंदी है। एक्सटर्नल बाह्य कंकाल जिसे कहते हैं एक्सटर्नल स्केलेटर, बाह्य कंकाल शरीर के बाहर, बाह्य कंकाल होता है शरीर के बाहर। अब देखिए इंटरनल एक्सकेलेटर, एस्केलेटर, इंटरनल एस्केलेटर मतलब अंतः कंकाल, होता बाहर और अंतः कंकाल, दो प्रकार का होता है कंकाल, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। अंतः कंकाल शरीर के अंदर होता है, बाह्य कंकाल शरीर के बाहर होता है। दो प्रकार का होता है कंकाल, एक्सटर्नल एक्सकेलेटर और इंटरनल एक्सकेलेटर, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। अब हम देखेंगे बोन्स के बारे में। अस्थियाँ, बोन्स, अस्थियाँ कितनी होती हैं? 206 बोन्स होती हैं, 206। अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। देखिए बोन्स के प्रकार, बोन्स कितनी प्रकार की होती हैं, कहाँ किस किस में डिवाइड होती हैं बोन्स? पहले जाती हैं उपांगीय, ये नंबर है उपांगीय अस्थियों में, और अक्षीय। अस्थियाँ होती हैं दो प्रकार की, ठीक है, अक्षीय और उपांगीय। उपांगीय और अक्षीय। उपांगीय क्या है? जो चल्पमान होती हैं। उपांगीय जो चलती हैं, जैसे जो अपने हाथ से कोहनी तक की है, जो उंगलियों की हो गई, देखी हो जी, उपांगीय वे होती हैं जो चल्पमान होती हैं। और चल्पमान अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 126। चल्पमान हड्डियों, चल्पमान अस्थियों की संख्या है 126। और अक्षीय क्या होती हैं? जो अचल्पमान, जो चल्पमान नहीं होती हैं, अचल्पमान होती हैं, जो चल्पमान नहीं होती हैं, अचल्पमान या फिर अचल्पमान हड्डियों अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80, ठीक है। चल्पमान हड्डियों की संख्या 126 है और अचल्पमान अस्थियों की संख्या 80 है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपांगीय। पहले अपेंडिकुलर उपांगीय, ऊपरी अंग प्लस निचला उपांग, ऊपरी अंग प्लस निचला उपांग, ठीक है। इसमें दो चीज़ें से मिलकर होता है उपांगीय अंग से। उपांगीय अंग में ऊपरी उपांग और निचला उपांग पाया जाता है, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे ऊपरी उपांग। ऊपरी उपांग में हेड, वो हेड नहीं, हैंड है, हैंड हाथ, 30 बोन्स, ठीक है। ऊपरी उपांग में क्या आता है? हैंड में कितनी बोन्स होती हैं? 30 बोन होती हैं हमारे एक हैंड में, ठीक है। एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। यूमरस, मतलब ये नाम है हड्डियों। यूमरस एक होती है और रेडियस अंगूठे की ओर एक, ठीक है। ह्यूमरस, हाथ में हड्डी, ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है हाथ में, जिसकी जो एक होती है, और रेडियस अंगूठे की ओर एक, ठीक है। अंगूठे की ओर होती है एक हड्डी गई हुई हाथ में ही, रेडियस। और देखिए अल्ना उंगलियों की ओर, ठीक है, उंगलियों को ओर गई हुई होती है अल्ना नाम की हड्डी, जो उसकी भी एक ही संख्या होती है, ठीक है। कायरलस 8 होती हैं, ठीक है। हमारे हाथ में कायरलस, एक हाथ में 8 हड्डियाँ होती हैं कायरलस। और मेटा कायरलस 5 होती हैं। और फैलेंजिस 14 होती हैं, ठीक है। फैलेंजिस की संख्या 14 होती है, ठीक है। गिन लीजिए, 30 पूरी 30 होंगी, ठीक है। 14, 5, 19, 8, 27, 1, 28, देखिए 1, 29, 1, 30, ठीक है। ये हो गई हमारे एक हाथ की, यानी दोनों हाथ में कितनी हो गई? 60 हो गई ना। देखिए बोथ हैंड्स, दोनों हाथों की, एक हाथ में 30, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। क्लेविकल 2 होती हैं। स्कैपुला भी 2 होती हैं, ठीक है। केविकल भी 2 होती हैं और स्पैंगपुला भी 2 होती हैं। दोनों हाथों में एक होती, एक केविकल होती है और एक स्पैंगपुला होती है। टोटल बोन्स इन ऊपरी लिम्ब, ठीक है, ऊपरी उपांग में, ठीक है, ऊपरी लिम्ब
टोटल बोन्स इन ऊपर लिम्ब ऊपरी उपांग में टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 60 + 2 + 2, ठीक है, 64। 60 + 2 + 2 यानी कि 64। ऊपरी उपांग में 64 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ऊपरी उपांग में 64 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि ये दो जे पाई जाती है ना। कैलिविकल 2 होती हैं और स्कैपुला भी 2 होती हैं, तो दो ऐड हो गई, 64 हो गई ना। ऊपरी उपांग में 64 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 30 हाथों की, और 2 जे पाई जाती हैं, 2, ठीक है। अब क्या है? लोअर लिम्ब मतलब निचला उपांग। लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे, निचला उपांग। फुट। पैर के बारे में, पैर में 30 बोन्स होती हैं। फीमर की संख्या 1 होती है। पटेला की संख्या 1 होती है, ठीक है। लोअर लिम्ब मतलब निचला उपांग, ठीक है। फुट आता है, निचला उपांग में फुट आता है पैर, जिसमें 30 बोन्स होती हैं। एक फीमर होती है, एक पटेला होती है, ठीक है। एक फिबुला होती है, एक टीबिया होती है, एक 7 टार्लस होती हैं पैर में, 7 टार्लस होती हैं, और मेटाटार्लस 5 होती हैं, 5 मेटाटार्लस होती हैं, और 14 फैलेंजेस होती हैं। 14 फैलेंजेस होती हैं, ठीक है। एक पैर में एक फीमर, एक पेटला, एक फिबुला, एक टीबिया, 7 टार्लस, 5 मेटाटार्लस और 14 फैलेंजेस, ठीक है। और बोथ फुट दोनों पैरों में, एक पैर में 30, तो दोनों में 30 × 2 यानी कि 60 हो गई। और पेल्विस 2 पाई जाती हैं, ठीक है। 2 पेल्विस पाई जाती हैं पैरों में, ठीक है। पेल्विस की संख्या 2 होती है। कुल उपांगीय अस्थियाँ कितनी हो जाएंगी? 64 + 62, ठीक है। ऊपरी हिस्सा ही कुल उपांगीय अस्थियाँ कितनी हो जाएंगी? 64 + 62 यानी कि 126, ठीक है। ये तो हो गई हमारी चाल्यमान अस्थियों की संख्या जो चलती रहती हैं। 64 + 62 यानी 126 हो गई। 126 अस्थियाँ हो गई। अब पढ़ेंगे एक्सियल बोन्स मतलब अक्षीय अस्थियाँ। एक्सियल बोन्स अक्षीय अस्थियाँ जैसे चेस्ट, छाती में होती हैं, जो एक्सियल होती हैं, जो अचल होती हैं, ठीक है। चेस्ट में क्या है? चेस्ट में कुल अस्थियों की संख्या 25 होती है, ठीक है। चेस्ट में कुल अस्थियों की संख्या 25 होती हैं। पसलियों की संख्या 24 होती है ना। चेस्ट में कुल अस्थियों की संख्या 25 होती है, जिसमें क्या कहते हैं, पसलियों की संख्या 24 होती है, और एक स्टर्नम पाई जाती है छाती में। हमारी छाती में, चेस्ट में एक स्टर्नम नामक भी बोन्स पाई जाती है, स्टर्नम। देखो, 1 से 7 पेयर की रिब्स, पसलियाँ, रिब्स मान होती हैं पसलियाँ। 1 से 7 पेयर की रिब्स वास्तविक पसलियाँ होती हैं, ठीक है। वास्तविक पसलियाँ, कोई पूछे वास्तविक पसलियाँ कितनी होती हैं, तो 1 से 7 पेयर रिब्स या फिर पसलियाँ वास्तविक होती हैं। अवास्तविक कितनी होती हैं? 8 से 12 पेयर की रिब्स अवास्तविक पसलियाँ होती हैं, ठीक है। अवास्तविक पसलियाँ होती हैं 8 से 12 पेयर, ठीक है। 8 से 12 पेयर ऑफ रिब्स, 8 से 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं अव्यवस्थित पसलियाँ। और क्या है? 11 एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स, मतलब 11वीं और 12वीं रिब्स ऑफ पेयर प्लावित पसलियाँ होती हैं। प्लवित पसलियाँ होती हैं। प्लवित पसलियाँ होती हैं 11 एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स की प्लवित पसलियाँ होती हैं, ठीक है। प्लवित पसलियाँ होती हैं। अब देखिए, हेड में, सिर में 29 बोन्स होती हैं। सिर में कितनी बोन्स होती हैं? सिर में 29 बोन्स होती हैं। हमारे सिर में 29 बोन्स होती हैं।
हमने देखो पसलियों के बारे में पढ़ लिया था, मतलब 1 से 7 तक व्यवस्थित पसलियाँ, 8 से 12 अव्यवस्थित पसलियाँ, 11 एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स ये होती हैं पिलवित पसलियाँ, मतलब ये पिलवित मतलब तैरती रहती हैं। ठीक है। हेड के बारे में पढ़ेंगे अब हम। सिर में कितनी होती हैं 29 बोन्स। देखिए हेड में नंबर 1 स्कुल पाया जाता है, यानी खोपड़ी। स्कुल होती हैं 8 बोन्स, स्कुल में होती हैं 8 बोन्स। फिर होता है हेड में ही होता है ईयर, कान में होती हैं 6 बोन्स। और फिर होता है फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डियाँ। फेशियल बोन्स होती हैं चेहरे की हड्डियाँ, चेहरे में 14 बोन्स होती हैं। और एक होती है हाइड्स अस्थि में 1 बोन्स होती है। ठीक है। हाइड अस्थियों की संख्या 1 होती है। हमारे सिर में हाइड अस्थियों की संख्या 1 होती है। और फेशियल बोन्स मतलब चेहरे की हड्डियाँ 14 होती हैं। चेहरे में 14 बोन्स होती हैं, कान में 6 बोन्स होती हैं। और जो हुई खोपड़ी, यानी कि खोपड़ी की 8, हमारी खोपड़ी में 8 बोन्स होती हैं। जो हो गई हमारे सिर की 29 बोन्स। ठीक है। देखिए ऐड कर लिए 8, 6, 14, 1, टोटल हो गई 29 बोन्स हो गई हमारे हेड में, यानी कि सिर में। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे स्कुल या फिर कैरिनम। ठीक है। स्कल या फिर कैरिनम मतलब खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डियों के नाम पढ़ेंगे। ये तो पता है कि 6 होती हैं, वो 8 होती हैं खोपड़ी में, पर ये नहीं पता कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। खोपड़ी की हड्डियों के नाम क्या होती है। एक हॉस्पिटल। ठीक है। एक हॉस्पिटल होती है, एक हॉस्पिटल होती है हमारे सिर में हॉस्पिटल। और 2 पैराइटल होती हैं, 2 पैराइटल होती हैं। एक फ्रंटल होती है, 2 टेम्पोरल होती हैं, 2 टेम्पोरल होती है। और एक स्पेनॉइड होती है, एक स्पेनॉइड होती है। और एक इथेमॉइड होती है, एक इथेमॉइड होती है। ठीक है। एक इथेमॉइड होती है। ये हमारे सिर में हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। ये हैं हमारी सिर की हड्डियों के नाम। नंबर 1 पाई जाती है ऑसिपिटल की संख्या 1 होती है। पैराइटल की संख्या 2 होती है। फ्रंटल की संख्या 1 होती है। टेम्पोरल की संख्या 2 होती है। और स्फेनॉइड की संख्या 1 होती है। स्फेनॉइड की संख्या 1 होती है। इथेमॉइड की संख्या भी 1 होती है। अब हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स। ठीक है। फेशियल बोन्स टोटल बोन्स कितनी होती हैं 14। अब पढ़ेंगे हम कौन कौन सी होती हैं उनके नाम। ठीक है। फेस में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं उनके नाम पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1 पे होती है नेसल। हमारे चेहरे में नेसल नामक हड्डियाँ होती है जिसकी संख्या 2 होती है। नेसल नामक हड्डियाँ होती है जिसकी संख्या 2 होती है। ठीक है। बोमर भी हमारे चेहरे में पाई जाती है जिसकी संख्या 1 होती है। टर्बाइनल भी हमारे फेस में पाई जाती है जिसकी संख्या 2 होती है। और क्या लेक्राइमल भी हमारे फेस में पाई जाती है। जिसकी संख्या होती है 2। लेक्राइमल की संख्या होती है 2। ठीक है। जाइगोमेटिक ये भी हमारे फेस में पाई जाती है। जाइगोमेटिक की संख्या 2 होती है। जाइगोमेटिक हमारे फेस में पाई जाती है तथा इसकी संख्या 2 होती है। पैलेंटाइन भी हमारे फेस में पाई जाती है। जिसकी संख्या होती है 2। पैलेंटाइन भी हमारे फेस में पाई जाती है। पैलेंटाइन बोन्स भी हमारे फेस में पाई जाती है और पैलेंटाइन की संख्या होती है 2। मैक्सिला भी हमारे फेस में पाई जाती है तथा इसकी संख्या भी 2 होती है। मैक्सिला की संख्या 2 होती है। मैंडिबल भी हमारे चेहरे में पाई जाती है। तथा इसकी संख्या 1 होती है। मैंडिबल की संख्या 1 होती है और ये हमारे चेहरे में पाई जाती है। ठीक है। और देखिए मेलियस या फिर मैलस ये भी हमारे चेहरे में पाई जाती है। मेलियस या फिर मैलस हमारे चेहरे में पाई जाती है। और मेलियस या फिर मैलस की संख्या 1 होती है। इनकस भी हमारे चेहरे में पाई जाती है। इनकस नामक बोन्स
इनकस नामक बोन्स हमारे चेहरे में पाई जाती है और इनकस नामक बोन्स की संख्या 1 होती है। स्टेटस या फिर स्टेपिस ये भी एक होती है, ठीक है। स्टेटस या फिर स्टेपिस कह लो, स्टेटस या फिर स्टेपिस ये भी हमारे फेस में पाई जाती है, इसकी भी संख्या 1 होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है या फिर स्टेटस या स्टेपिस होती है, इसकी संख्या 1 होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ट्रिक MIS, ठीक है, MIS हार्ड अस्थियाँ होती है 1, ठीक है। हार्ड अस्थि होती है एक। बैकबोन रीढ़ की हड्डी, अब पढ़ेंगे हम रीढ़ की हड्डी के बारे में। बैकबोन क्या है? बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 26, यानी कि 26 हड्डियां पाई जाती हैं बैकबोन में, ठीक है। सर्वाइकल हमारे सर्वाइकल नामक बोन्स रीढ़ में पाई जाती है, ठीक है। सर्वाइकल नामक बोन्स हमारी रीढ़ में पाई जाती है और सर्वाइकल की संख्या 7 होती है, ठीक है। थोरिक बोन्स हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है तथा इनकी संख्या 12 होती है। लुम्बर बोन्स हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है तथा इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। और क्या है? सैक्रल बोन्स हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, सैक्रल बोन्स हमारी रीढ़ में पाई जाती है जिसकी संख्या 1 होती है। पूंछ बोन्स हमारी रीढ़ में पाई जाती है जिसकी संख्या 1 होती है। नेक्स्ट देखिए बैकबोन के बारे में। एटलस अस्थि इसके द्वारा हमारी गर्दन हमारे शरीर से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं? एटलस अस्थि क्या है? कोई पूछे कि हमारा शरीर हमारी गर्दन से किस अस्थि के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो कहना तो किस अस्थि से है? एटलस अस्थि, ठीक है। एटलस अस्थि से हमारा शरीर हमारी गर्दन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एटलस अस्थि इसके द्वारा हमारी गर्दन हमारे शरीर से जुड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स मतलब संधि। जो हमारे शरीर में जॉइंट्स कितने, संधियाँ कितनी हैं, ठीक है। वह संरचना जिससे एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ती है संधि कहलाती है, ठीक है। संधि के बारे में क्या है? जॉइंट्स वह संरचना जिससे एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ती है संधि कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स मतलब संधियाँ। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? जॉइंट्स होते हैं 3 प्रकार के। अचल या फिर रेशेदार, नंबर 1 जॉइंट्स होते हैं अचल या फिर रेशेदार। नंबर 2 अल्पचल होते हैं, जो अल्पचल। और एक होते हैं पूर्ण रूप से चल संधि, ठीक है। पूर्ण रूप से चल संधि। संधियाँ होती हैं 3 प्रकार की। नंबर 1 अचल या रेशेदार, अल्पचल या पूर्ण रूप से चल संधि। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ये नंबर 1 की अचल या फिर रेशेदार संधि। अचल या फिर रेशेदार संधि। अब हम पढ़ेंगे अचल या फिर रेशेदार संधि क्या होती है? इनमें चलन नहीं होती है, ठीक है। अचल मतलब इनमें चलन नहीं होती। अचल से ही साफ साफ क्लियर हो रहा है कि मतलब इसमें चलन नहीं होती है। दांत तथा जबड़े के बीच की संधि। दांत तथा जबड़े के बीच की संधि अचल संधि कहलाती है, ठीक है। अचल संधि कहलाती है। खोपड़ी की संधि जैसे सूचर संधि। खोपड़ी की संधि यानी कि सूचर संधि। खोपड़ी में कौन सी संधि पाई जाती है? सूचर संधि। और अचल संधि कौन? खोपड़ी में अचल संधि का नाम सूचर संधि, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अल्पचल संधियाँ। कुछ हद तक चलना, मतलब अल्पचल मतलब कुछ हद तक चलना, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ हद तक चलना, ठीक है। जैसे
पसलियाँ, रिब्स यानी कि पसलियाँ। एग्जाम्पल, अब कोई पूछे अल्पचल संधि कौन कौन सी हैं, तो कहना रिब्स यानी कि पसलियों में पसलियाँ अल्पचल संधि हैं। और रीढ़ की हड्डी में भी अल्पचल संधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पसलियों में भी अल्पचल संधि पाई जाती है और रीढ़ की हड्डी में भी अल्पचल संधि पाई जाती है। अब देखिए पूर्ण रूपेण चल संधि। ठीक है, पहले थी संधि ज्वाइंट थी 3 प्रकार की, अचल रेशेदार संधि, अल्पचल एवं पूर्ण रूप से चल संधि। ठीक है, अब है हमारी पूर्ण रूपेण चल संधि। पूर्ण रूपेण चल संधि कितने प्रकार की है? 5। पूर्ण रूप से चल संधि 5 प्रकार की संधि है। ठीक, नंबर 1 पे कुंदक खिलका। नंबर 2 है सैंडल संधि, कब्जा संधि। तीसरा और चौथा है खूंटीदार संधि। और चौथा है विसर्पी संधि और 5वीं है खूंटीदार संधि। ठीक है, पूर्ण रूप से चल संधि 5 प्रकार की। नंबर 1 कंदुक खलिका और क्या है सैंडल संधि, कब्जा संधि और है विसर्पी संधि और क्या है खूंटीदार संधि। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि कौन कौन से अंग में पाई जाती है? कंधा, कमर आदि। ठीक है, कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? कंधा, कमर आदि में कुंदक संधि पाई जाती है। और सैंडल संधि कहाँ पाई जाती है? कुंदक खलिका का छोटा रूप है। अच्छा, सैंडल संधि कुंदक खलिका का छोटा रूप है। सैंडल संधि कुंदक खलिका का छोटा रूप है। सैंडल संधि कुंदक खलिका का छोटा रूप है। और सैंडल संधि कहाँ पाई जाती है? अंगूठे की संधि को सैंडल संधि कहते हैं। अंगूठे की संधि को सैंडल संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कब्जा संधि क्या है? किसी एक दिशा में चलने वाली संधि को कब्जा संधि कहते हैं। किसी एक दिशा में चलना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए घुटने तथा कोहनी की संधि को कब्जा संधि कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए खूंटीदार संधि, सार्ववायिक अस्थि की संधि। खूंटीदार संधि में क्या है? सार्ववायिक खूंटी की संधि को खूंटीदार संधि कहते हैं। ठीक है, और देखिए विसर्पी संधि में क्या आती है? कायरलस और क्या है? ठीक है, टायरलस और स्टर्नम और क्या है कैल्विकल और क्या है स्केपुला। इन सभी में विसर्पीय संधि पाई जाती है। कार्पलस में विसर्पीय संधि पाई जाती है। टायरलस में विसर्पीय संधि पाई जाती है। स्टर्नम में भी विसर्पीय संधि पाई जाती है। और कैल्विकल में भी विसर्पीय संधि पाई जाती है। और क्या है स्केपुला में विसर्पीय संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अब हम। नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम मतलब तंत्र। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने चीज़ों को याद रखने के साथ शरीर की विभिन्न अंगों के बीच संतुलन तथा समन्वय बनाकर रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने चीज़ों को याद रखने के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन तथा समन्वय बनाकर रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के भाग।
नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जैसे बोलते हैं CNS, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS। और क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, ठीक है। स्वायत्त स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र ANS, ठीक है। नर्वस सिस्टम होता है 3 प्रकार का, CNS, PNS और ANS, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जैसे बोलते हैं हम CNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS क्या है, तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर के साथ साथ तंत्र पर नियंत्रण बनाकर रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर के साथ साथ तंत्र पर नियंत्रण बनाकर रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ें पाई जाती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या 2 प्रकार का होता है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। एक सेकंड रुक जाइए। अब हम पहले पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ब्रेन क्या है, मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है, ठीक है। ब्रेन क्या है, ब्रेन है मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग। दूसरा, शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है। मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं हम, शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण। मानव व्यवहार के लिए उत्तरदायी मस्तिष्क कोश अथवा क्रेनियम में स्थित होता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मतलब मस्तिष्क और मस्तिष्क कोश अथवा क्रेनियम में स्थित होता है। मस्तिष्क और मस्तिष्क कोश क्रेनियम में स्थित होता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मस्तिष्क और मस्तिष्क कोश को बाहरी आघातों से कौन बचाता है, क्रेनियम, ठीक है। मस्तिष्क में एक द्रव भरा होता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल, ठीक है। मस्तिष्क में एक द्रव भरा होता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। मस्तिष्क के चारों ओर मेनिनजेज नाम का आवरण पाया जाता है। मतलब मस्तिष्क के चारों ओर मेनिनजेज नाम का आवरण पाया जाता है। मतलब मस्तिष्क के चारों ओर किसका आवरण पाया जाता है, तो मेनिनजेज का आवरण पाया जाता है। मेनिनजेज के सबसे बाहरी परत में डायरामीटर, ठीक है, डायरामीटर, और मध्य परत में आर्केनॉइड तथा अंदरूनी परत में पायामीटर कहा जाता है, ठीक है। मेनिनजेज के सबसे बाहरी परत को डायरामीटर, मध्य परत को आर्केनॉइड तथा अंदरूनी परत को पायामीटर कहा जाता है, ठीक है। मस्तिष्क का औसत वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। मस्तिष्क का औसत वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग 1650 ml होता है।
मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग 1650 ml होता है। ठीक है, मस्तिष्क के भाग। अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के भाग क्या क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? मस्तिष्क होता है 3 प्रकार का, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अग्र मस्तिष्क। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।